अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यहाँ देखिए, लास्ट टाइम हमने एमओटी और उसके जो पास्टुलेट है, एप्लीकेशन है और वन आर्डर है, उसके बारे में चीज़ें पढ़ी। आज दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, समझ आ रहे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उनसे किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें से जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है बॉन्ड एनर्जी। कौन सी है? बॉन्ड एनर्जी। इधर देखिए शाबाश, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन एटम है और इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या किया है? बॉन्ड बनाया है। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं सो यू रिक्वायर्ड एनर्जी। समझ आ रहे? इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और जितनी इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही एक्सटर्नल एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड है ताकि इस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप किया जाए। समझ आ रहे? तो देखिए, इसके जो टेक्निकल चीजें हैं कि बॉन्ड एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें से जो पहला चीज है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इधर देखिए शाबाश, बॉन्ड ऑर्डर से मुराद नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उसको ब्रेकअप करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितने मॉलिक्यूल के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान पोलैरिटी ज्यादा है, उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको ब्रेकअप करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। इधर देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी से मुराद ये है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी। अब देखिए, फ्लोरीन इस ग्रुप का टॉप मेंबर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एज्यूम करते हैं कि 4 है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से कम है। अब देखिए, और हाइड्रोजन इंतहाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। इसके मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पोलैरिटी कम होगी, और हाइड्रोजन आयोडाइड में से आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल में इन दोनों के दरमियान पोलैरिटी काफी कम होगी। तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसके लिए उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को एटम्स में से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू HI, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या पोलैरिटी है वो ज्यादा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सब में हाइड्रोजन कॉमन है ना, लेकिन दूसरा एलिमेंट क्या है वो डिफरेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से और उसकी ज्यादा है ब्रोमीन से और इसकी ज्यादा है आयोडीन से। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कम है। तो चूंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और इस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है बॉन्ड लेंथ। तो देखिए, आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास दो एटम्स हैं और दोनों सेम है तो दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान ये पहला हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर सेम एटम हो तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप 2 पे डिवाइड करें, आपको एक एटम का बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। लेकिन जब आपके पास हेटेरोएटॉमिक है, एक आपके पास है हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास कौन सा है? क्लोरीन, उसका साइज बड़ा है ना और इसका साइज,
छोटा है, तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगा वो दोनों का एवरेज कंसिडर किया जाएगा। अब परफेक्टली ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो इस केस में आप इसकी परफेक्ट डिफिनीशन नहीं कर सकते, बल्कि इसका हम एवरेज निकालते हैं। अगर आयनिक मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट्स हैं, समझ आ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो वहां पे अगर आप देखें तो आयंस तब बनते हैं अगर उनसे आप इलेक्ट्रॉन निकालें। सपोज ये सोडियम एटम है और ये क्या है, ये उसका पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इधर बॉन्ड लेंथ तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन बॉन्ड रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस सोडियम का ये अपना रेडियस है, मगर जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप मजीद इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं तो ये जो रेडियस है ये मजीद कम होता जाएगा। इसी तरह अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का पहला शेल, दूसरा और तीसरा, अब अगर इसकी साइज इतनी है कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक, लेकिन बाहर से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी आयनिक कंपाउंड के लिए आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि बस दो एटम्स हैं और उनके ऊपर आप क्या करें, अगर सेम है तो 2 पे डिवाइड करें, अगर डिफरेंट है तो उनका एवरेज ले लें। आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ का आइडिया हम बॉन्ड रेडियस से लेते हैं। समझ आ रहे हैं? अब ये जितने भी टेक्निक हैं ये थ्योरेटिकल है, इनकी कोई प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली हम कहते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, अगर मौजूदा दौर में किसी भी कंपाउंड का उसमें से एटम्स है और उनका हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है हम उससे लेते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा दो टेक्निक्स पे हैं। पहले टेक्निक को कहते हैं एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन। समझ आ रहे? 9th फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए सपोज एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में ये दो एटम है, ये क्या है, दो एटम्स है। सपोज ये दो एटम काफी नजदीक है और इनके दरमियान एक पोर है, एक स्लिट है। अब इधर देखिए, आप लोगों ने लाइट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जब आपके पास कोई सरफेस हो और उस सरफेस में स्लिट हो, उसमें सुराख हो, और जब आप इससे लाइट को पास करते हैं, ये सपोज आपके पास कोई टॉर्च है और आप इससे लाइट पास करते हैं, तो इस सुराख का जो साइज है और इस लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर वो कंपेरेबल है तो ये लाइट इस सरफेस के इर्द गिर्द डाइफ्रैक्ट हो जाता है। ये डाइफ्रैक्ट हो जाता है ना, इस तरह फैलता जाता है अराउंड द एजेस ऑफ दिस स्लिट, इस तरह डाइफ्रैक्ट होता जाता है, मतलब डाइफ्रैक्ट की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए अगर दो एटम्स हैं और वो एक दूसरे के नजदीक हैं, तो दिस बिहेव लाइक अ स्लिट। अब अगर आपके पास कोई एक्सरे है, क्या है, एक्सरे है, आप ऐसे करें, एक्सरे मशीन ले ले और एक्सरे मशीन से एक्सरेस को इस कंपाउंड के ऊपर फॉल करें। अब इस कंपाउंड का जो दो एटम है उनके दरमियान डिस्टेंस है ना, तो ये एक्सरेस अगर इसकी वेवलेंथ इसके मुताबिक है तो ये इन जो स्लिट है इसमें से गुजरेगा, और जस्ट लाइक जिस तरह नॉर्मल टॉर्च की डाइफ्रैक्शन होती है लाइट की, उसी तरीके की ही ये क्या करेगा, ये एक्सरेस डाइफ्रैक्शन करेगा, मतलब ये डाइफ्रैक्ट होगा। तो जितनी डाइफ्रैक्शन होगी उस डाइफ्रैक्शन को मेजर करके हम इस रेस का वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि 2 नैनोमीटर है, 3 नैनोमीटर है, 4 नैनोमीटर है, 5 है, 6 है, और उसी नैनोमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों एटम के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ। अब देखिए ये सपोज हमारे पास सैंपल है और इस सैंपल में ये चारों के चारों एटम्स हैं, समझ आ रहे हैं, और इनके दरमियान बारीक बारीक स्पेसेस है ना। अब अगर एक्सरे आता है और वो इन स्पेसेस में चलता है तो वो इन स्पेसेस से डाइफ्रैक्ट होगा। जो लाइट डाइफ्रैक्ट होगा उसकी वेवलेंथ को हम स्टडी कर लेंगे, जो स्टडी वेवलेंथ होगी वो इसी जो कंपाउंड है, जो आपने टारगेट कंपाउंड लिया है, वो उसी का बॉन्ड लेंथ होगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से मौजूदा दौर में हम कंपाउंड्स की बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। दूसरा तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए अगर आपको याद हो, हमने रेडिएशंस में ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी को हम प्लैंक्स कांस्टेंट से, यानी प्लैंक्स की जो कैलकुलेशन है, प्लैंक्स जो थ्योरी है, उनका जो इक्वेशन है,
उसकी मदद से हम उस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब देखिए सपोज हमारे पास कोई सैंपल है किसी एलिमेंट का, समझ आ रहे हैं, और उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इस एलिमेंट को एनर्जी देंगे तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब आप एनर्जी रेडिएशन सोर्स हटाएंगे तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है वापस क्या करेगा, एमिट करेगा ना। तो जिस रेंज में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी रेंज में ये एनर्जी एमिट भी करेगा। आप ऐसे करें कि उस एनर्जी को नोट कर लें और उस एनर्जी को जो प्लैंक्स थ्योरी है उसकी मदद से किस में कन्वर्ट करें, वेवलेंथ में कन्वर्ट करें। याद है कि याद नहीं है? तो इस एनर्जी को जब आप वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। देखो आपको लेमन सीरीज याद है ना, बामर याद है, पास्टन याद है, पी फंड और ब्रैकेट याद है। उसमें हम कहते थे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ याद है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो उन्होंने वो वेवलेंथ कहाँ से निकाले हैं, उन्होंने वो वेवलेंथ एनर्जी से निकाले हैं। एनर्जी को प्लैंक्स थ्योरी की मदद से वेवलेंथ या वेव नंबर में उन्होंने कन्वर्ट किया है। बाकी आप बुक में इसके हवाले से रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए जिस तरह बॉन्ड एनर्जी इन चीजों पर डिपेंड करता है तो बॉन्ड लेंथ भी इन चीजों पर डिपेंड करता है। उसमें से पहला है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसका सबसे कम होगा। इधर देखिए अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आपके पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा है कार्बन डबल बॉन्ड और तीसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, कम है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इनमें से सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसका है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसका रीजन ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एस कैरेक्टर 25% है, याद है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एस कैरेक्टर 33% है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 50% है। और मैंने ये बताया था कि जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है इस कार्बन के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। रीजन समझ आ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आप पोलैरिटी भी कह सकते हैं, समझ आ रहे, और बॉन्ड एनर्जी भी है। तो इन तीनों का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ जो बॉन्ड एनर्जेटिक्स है वो खत्म हो जाते हैं।